वेलकम अगेन। आप सब लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे पता है। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें अप्रिशिएशन मिलेगा। कमेंट करना ना भूलें, ओके। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई दिक्कत हो या फिर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट्स पे लिखें आप लोग। हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं केमिकल इक्वेशन में बैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। कुछ होमवर्क भी मैंने दिया था, बहुत सारे बच्चे ने किया है, बहुत सारे बच्चे ने नहीं किया है। आज हम आगे बढ़ाएंगे और किसी केमिकल इक्वेशन में और भी इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। यानी कि आज के लेक्चर का टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल स्टेट इन अ केमिकल इक्वेशन, जिसका हेडिंग हमने लिखा है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट इन अ केमिकल इक्वेशन। मैंने एक एग्जांपल लिया है केमिकल चेंज का। मैंने लिया है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ? पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो आप इसका अगर आप वर्ड इक्वेशन लिखना चाहेंगे, वर्ड इक्वेशन, तो आप लिख सकते हैं कि आपके पास लेड नाइट्रेट है रिएक्टेंट में, लेड नाइट्रेट, और सॉल्यूशन इसका है सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट प्लस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों के रिएक्शन के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट में आपके पास बन रहा है लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, जो एक कैसा सॉलिड है? येलो सॉलिड है। दिस इज येलो सॉलिड। और दूसरा प्रोडक्ट आपका बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट एक व्हाइट सॉलिड है। हमने पढ़ा भी था जब कोई केमिकल चेंज होता है, उस केमिकल चेंज में क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है, तो उनमें से आपने एक पढ़ा था कि कलर चेंज होता है। तो इस केमिकल चेंज में आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है। एक येलो सॉलिड बन रहा है, एक व्हाइट सॉलिड बन रहा है। येलो सॉलिड आपका लेड नाइट्रेट है और व्हाइट सॉलिड आपका क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। लेड आयोडाइड आपका येलो सॉलिड है, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? व्हाइट सॉलिड है। ये हो गया वर्ड इक्वेशन। अब इसका आप लोग जो इक्वेशन पढ़ा है कि सिंबल्स की मदद से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो लेड नाइट्रेट का आपको सही केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो लेड नाइट्रेट में आपको पता है कि यहाँ पर लेड का सिंबल होता है Pb, और उसके बाद आपके पास नाइट्रेट, तो PbNO3 होल 2। आपने लिया सॉल्यूशन। जनरली जो सॉल्यूशन होता है, जहां पर सॉल्यूशन लिखा होगा तो आपको समझना है ये सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। मोस्ट ऑफ द केसेस यही होगा केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि वाटर इज अ ग्रेट सॉल्वेंट, इसलिए ज़्यादातर केसेस में वाटर क्या होता है? आपका सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मीडियम क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, इसीलिए आप यहाँ लिखते हैं AQ। क्या लिखते हैं? AQ। ठीक है, तो ये AQ क्या बता रहा? फिजिकल स्टेट बता रहा है रिएक्टेंट का। उसी तरह से सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेशन KI फॉर्मूला, इसमें भी लिखेंगे आप AQ। रिएक्शन के बाद आपको क्या क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का सिंबल क्या हो जाएगा? PbI2, जो एक सॉलिड है। ठीक है, और दूसरा आपको क्या मिल रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये भी एक सॉलिड है। ओके, ये आपका पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि फिजिकल स्टेट भी दिख रहा है, जहां पर AQ क्या बता रहा है? एक्वस सॉल्यूशन बता रहा है। S क्या बता रहा है? सॉलिड स्टेट को बता रहा है। ओके, इसी तरह से अगर कहीं पर आपका लिखा हुआ रहे L, तो L स्टैंड्स फॉर हो जाएगा लिक्विड। अगर किसी रिएक्टर या प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ रहे G, तो ये हो जाएगा गैस।
यानी कि आप किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का किसी केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट का सिंबल दे सकते हैं। AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस सॉल्यूशन, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट, L स्टैंड्स फॉर लिक्विड एंड G स्टैंड्स फॉर गैस। समझ में आ गई बात? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? इसको चेक कैसे करेंगे आप देखेंगे एक पीवी का एटम, नाइट्रोजन का यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना एटम है? 1 एटम है। तो दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। तो ये कैसा इक्वेशन है? अभी इसको आप बोल सकते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को आप लोग बैलेंस कर लेंगे। ये आपका हो गया होमवर्क। इसको आप क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। या फिर अभी भी कीजिए, आप लोग बैलेंस कीजिए। ओके, अब और भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। आपको पता है नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस का जो मेन कंपोजिशन है, इसमें जो मेन गैस होता है वो होता है मीथेन। और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। तो जब कंबशन करेंगे आप मीथेन का, तो CH4 किससे रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। ओके, अब इस CH4 एक गैस है, तो गैस के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे G, और ऑक्सीजन भी एक गैस है, इसके लिए भी क्या लिखेंगे आप? G। रिएक्शन के बाद एक्चुअली इस रिएक्शन में एनर्जी चाहिए आपको। कंबशन के बाद आपको क्या चाहिए? एनर्जी। लेकिन एनर्जी के साथ साथ और भी कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो प्रोडक्ट एक होगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक होगा आपके पास वाटर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस बनता है, वाटर वेपर भी आपका बनता है जो गैस स्टेट में जाता है। साथ साथ इस रिएक्शन में एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। आ रही बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल, आप फिजिकल स्टेट को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ये बैलेंस है? क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी नहीं है। तो पहले आप किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को यहाँ 4 बनाने के लिए कितना चाहिए आपके पास? 2 कोएफिशिएंट लगाएंगे आप। तो आप देख सकते हैं आप प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए ऑक्सीजन एटम? 2 और 2 4, इधर आपके पास है 2, तो यहाँ आप 2 कोएफिशिएंट लगा दिए। तो आपका ये इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड। ओके, इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम लोग ज़्यादा एग्जांपल दे देंगे। इस तरह से बहुत सारे केमिकल इक्वेशन आपके पास हो सकते हैं जहां पर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट को बताएंगे। ओके, अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल सकते हैं आपको? क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है? क्या क्या इंफॉर्मेशन आप बता सकते हैं? सबसे पहली बात कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या क्या है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि किसी केमिकल इक्वेशन से आप क्या क्या बता सकते हैं? रिएक्टेंट्स को बता सकते हैं, प्रोडक्ट को बता सकते हैं, ओके, फिजिकल स्टेट बता सकते हैं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हमारी बात समझ में? केमिकल इक्वेशन की मदद से आप रिएक्टेंट्स को बता सकते हैं, प्रोडक्ट को बता सकते हैं, फिजिकल स्टेट बता सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। अगर वो बैलेंस्ड है, अगर आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो आप बता सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट का कितना मॉलिक्यूल बनाएगा। यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बता सकते हैं आप, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बता सकते हैं। यानी कि अमाउंट बता सकते हैं। एक्चुअली नंबर से आप, नंबर जब पता चल जाएगा तो आपको अमाउंट पता चल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास मोल होता है, फिर मोल को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से आप बता सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि आप इससे क्या बता सकते हैं? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बहुत ही सिंपल।
यानी कि ये केमिकल इक्वेशन आपके पास अगर बैलेंस हो, आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल सकता है कि उसमें रिएक्टेंट्स क्या क्या है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, फिजिकल स्टेट क्या होगा और अमाउंट कितना होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ओके, ये आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो मेन जो टॉपिक आज हमारा पढ़ने का वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि कितने तरह के केमिकल इक्वेशन आपके पास हो सकते हैं। क्योंकि अलग अलग कहीं पर आप देख सकते हैं कि एक अकेला रिएक्टेंट टूटता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, कहीं कहीं क्या होता है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो इसी के बेसिस पे अलग अलग केमिकल इक्वेशन का टाइप कैटेगराइज किया गया है। इसी टाइप्स को आज हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या क्या टाइप्स है, सबको पता होगा, आपने पढ़ के रखा होगा कि कॉम्बिनेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन, फिर आपने पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन, फिर आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में बार बार आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, फिर आपने पढ़ा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर आप एक स्पेशल हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, केमिकल इक्वेशन एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन किसका है, रिएक्शंस का। इसलिए आप इसमें लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, इसको आप बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, या फिर सिंपली रेडॉक्स रिएक्शन ही इसको बोला जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसके अलावा ये हो गया, ये 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस आपके पास बेसिकली होंगे। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स आप लोग पढ़ेंगे। कौन कौन टाइप्स और पढ़ेंगे आप लोग, कुछ स्पेशल टाइप्स भी पढ़ेंगे। इसमें से आप पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर आप पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर आप पढ़ेंगे एक स्पेशल रिएक्शन है जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको तो आपने पढ़ा है क्लास 7 में। फिर आप पढ़ेंगे प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि आपके पास ये टोटल रिएक्शन 5 तरह के होंगे, उसमें कुछ स्पेशल केसेस, स्पेशल नाम के रिएक्शन भी होंगे, कुछ एक्सोथर्मिक होंगे, कुछ एंडोथर्मिक होंगे, कुछ न्यूट्रलाइजेशन होंगे, कुछ प्रिसिपिटेशन होंगे, लेकिन मेन आपके पास 5 ही तरह के रिएक्शन होंगे। आप पूरा क्लासिफिकेशन लिख लीजिए, हम लोग 1 बाय 1 एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन से। किसे कहेंगे कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन? हम लोग लेक्चर्स में सारा डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर जैसा कि X एक रिएक्टेंट है, Y एक रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलके एक नया प्रोडक्ट बना है जिसका नाम हो गया Z, यानी कि 2 or more than 2 reactants chemically combine to form a single product। यहाँ पर कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स, और यहाँ क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट, यही इसकी पहचान है। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगे उसमें प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल होगा, और रिएक्टेंट क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 2 से ज्यादा होगा। कम से कम 2 रिएक्टेंट आपके पास होने चाहिए। यह आपका हो गया जनरल फॉर्म, किसी कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का जनरल फॉर्म। अब एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्जांपल दिए थे कि हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। याद रहे क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड में बहुत बड़ा फर्क है, वो अभी हम डिस्कस कर देंगे। एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन गैस
और क्लोरीन गैस। ये रिएक्ट कैसे करता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है किसी कंटेनर के अंदर और उससे इलेक्ट्रिक स्पार्क छोड़ा जाता है, तो उस इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है और आपको HCl गैस बनाती है। इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। कुछ बच्चे बोलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी आप लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा HCl साथ में AQ, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको आप क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, लेकिन HCl AQ जब आप लिखेंगे ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। वो बहुत ही आसानी से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये हो गया बैलेंस। ओके, इस तरह से आप वाटर भी बना सकते हैं। H2 गैस को O2 गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा जो एक लिक्विड है। ओके, क्या ये बैलेंस है? दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, यहाँ लगा दिया आप दो ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर अब आपका हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ लगा दिया 2, बैलेंस्ड। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। मैंने 2 लिखा है, इसके अलावा मैं और लिख रहा हूँ कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। आप इसको कॉपी कीजिए। आपने पढ़ा था कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? एक सॉलिड है जो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो खुद एक सॉलिड है। ओके, क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है? तो आप कहते हैं कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ आपने 2 कोएफिशिएंट लगाया, यहाँ भी 2 लगा दिया। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। कोल है, ओके, कोल का बेसिक केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? कार्बन होता है, यानी कि ज्यादातर उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। जो एक सॉलिड है इसको आप जलाएंगे तो किससे रिएक्ट करेगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, और क्या बनाएगा? CO बनाएगा। कब? जब ये इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन होगा जब। और कार्बन सॉलिड यानी कि कोल O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा। ये भी एक गैस है, ये भी एक गैस है। ये कब बनेगा? जब आपका कंप्लीट कंबशन होगा। ओके, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है? जब ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट नहीं होता। इनकम्प्लीट कब होता है? जब इनसफिशिएंट सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, तब होता है इनकम्प्लीट कंबशन। और जब सफिशिएंट सप्लाई होता है तब होता है कंप्लीट कंबशन। और दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस है। एक जगह कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आप जब केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को पढ़ेंगे और किताबें देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आप और भी एग्जांपल्स को अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे। ओके, तो क्या होता है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में? 2 or more than 2 reactants chemically combine or simply combine to form a single product. More than 2 reactant, प्रोडक्ट कितना होगा? एक प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शंस को आप क्या नाम देंगे? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। दूसरा टाइप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका नाम है आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन को होने के लिए फैक्टर क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी आप अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं। अगर एनर्जी आप हीट के फॉर्म में दे रहे हैं तब इसका नाम हो जाएगा थर्मल। अगर आप एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हैं तब इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल। अगर आप एनर्जी दे रहे हैं लाइट के फॉर्म में तब इसका नाम हो जाएगा फोटोकेमिकल। यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा ये।
और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये हो जाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें होता क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट आपके पास होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास Z है, एक रिएक्टेंट सिंगल है, इसमें आप एनर्जी किसी भी फॉर्म में दिए, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में, तब ये टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। मान लेते हैं X और Y बना रहा है। ओके, तो सिंगल रिएक्टेंट होगा, क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 बनेगा, 2 प्रोडक्ट्स। तो 2 होगा या फिर मोर देन 2 होगा, दिस इज योर जनरल फॉर्म। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बिफोर गोइंग टू एग्जांपल, इसको आप कॉपी कीजिए, हमारे पास बोर्ड में कम जगह है। एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन का। पहले देखेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन जो किसके प्रेजेंस में हो, हीट के प्रेजेंस में हो, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल। आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली है क्या, इसको आप कैल्शियम कार्बोनेट तो बोलते ही हैं। इस कैल्शियम कार्बोनेट का एक कॉमन नाम है जिसको हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। इस लाइमस्टोन को जब आप स्ट्रांगली हीट करते हैं, हीट के लिए हम लोग ये डेल का सिंबल देते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स हीट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, गैस है। ओके, अगर गैस आपका स्केप कर जाता है, जनरली स्केप कर जाता है अगर गैस, तो आप लिखते हैं एरो अप। एरो अप का मतलब क्या हो गया कि गैस क्या कर गया बाबू, स्केप कर गया, गैस इज स्केपिंग। गैस अगर स्केप कर रहा है तो आप लिखेंगे एरो अप। ओके, ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावे आप इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, इसके अलावे आप इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, ये आप खुद कर लेंगे। ओके, और भी कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं इतना एग्जांपल दे रहा हूं। इसके अलावे हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या है, इसको आप बना लेंगे खुद, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर आप डिकम्पोजिशन करेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, NaCl को आपने मेल्ट कर दिया, यानी कि लिक्विड स्टेट में लिया। NaCl अगर सॉलिड है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, ध्यान में रहे। जब उसको लिक्विड फॉर्म में लेके आ गए तब इसके आयंस टूट जाते, फ्री हो जाते हैं। ओके, अब फ्री हो जाएगी, जो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम सॉलिड मिलेगा और Cl2 गैस मिलेगा। ओके, ये कहाँ बनेगा आपका, Na जो सॉलिड है ये आपका कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और आपका जो Cl2 गैस है ये एनोड के आसपास आके बबल्स बनाएगा, यानी कि क्लोरीन का बबल्स बनेगा किसके, एनोड के आसपास, और सोडियम कैथोड की तरफ बनेगा। ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से आपके पास, इसको मैं बता देता हूं ऊपर, वाटर का इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन मैंने पहला लेक्चर में साथ एग्जांपल दिया था। H2O है आपके पास लिक्विड, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सॉरी इससे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, प्योर वाटर आप ले नहीं सकते,
हैं। इसमें आपको एसिड लेना पड़ सकता है या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ सकता है, यानी कि ये प्योर नहीं है, इम्प्योर ले रहे हैं आप। प्योर लेंगे तो काम नहीं चलेगा। जब आप इम्प्योर लेंगे यानी कि इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, सम इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्विंग, लेकिन हम लोग वाटर का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, इसलिए हम लोग H2O लिक्विड लिख रहे हैं। जब इससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2 गैस और O2 गैस बनेगा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब आपके पास है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्या है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तीसरा नंबर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन का। तीसरा आप देख सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो किसकी मदद में हो? सनलाइट की मदद से हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है सिल्वर क्लोराइड जो एक व्हाइट कलर का सॉलिड है। किस कलर का है? व्हाइट कलर का सॉलिड है। जो इसको सनलाइट में एक्सपोज करेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि चाइना डिश में लेंगे, उसमें आप सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे। सनलाइट की जगह आप लिख सकते हैं H²। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, दिस इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। चलिए अभी इस पर डिस्कस नहीं करते हम लोग। Ag, जो ही हम लोग सनलाइट को एक्सपोज करते हैं सिल्वर क्लोराइड में, तो व्हाइट कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिल्वरी कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सिल्वरी कलर मतलब सिल्वर बन गया, यानी कि आपका Ag बन गया, और Cl2 गैस निकल जाती है बाहर। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, जिसको आप बैलेंस करेंगे, यहाँ लगाएंगे 2, यहाँ लगाएंगे 2। ओके, ये हो गया आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब इसका और भी कुछ आप एग्जांपल्स लिखेंगे खुद। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का और भी कुछ एग्जांपल आप लोग कहीं से सोर्सेज लगा के लिखेंगे। आज हम लोग यही क्लास खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।